अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में मैं पैरामेडिकल में पूछे गए वीवीआई जीके के क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो क्लास को अंत तक जरूर कीजिएगा और जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताया जाएगा स्टूडेंट हर एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ऐप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी आप लोग जुड़ जाइए। इसके लिए जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ जाना होगा। फ़ायदा क्या होगा? तो बच्चों इन दिनों डेली मॉक टेस्ट चल रहा है, आप वहाँ मॉक टेस्ट दे सकते हैं और साथ ही साथ जितना भी क्लासेस यूट्यूब पे लिया जाता है हर एक क्लास का PDF आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में 26 से करेंगे, ठीक है। हाँ जी चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, यानी वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी या हेग? जल्दी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल फास्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? हेग में है, ठीक है। हाँ जी अब देखिए इसी प्रकार के बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किसका मुख्यालय कहाँ है। जैसे एक कई बार पूछा गया बच्चों इंटरपोल के बारे में 2 से 3 बार पूछा गया है कि भैया इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है बच्चों? ये फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में है, ठीक है। अब यदि इसी प्रकार मैं पूछूं आपसे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? क्या जवाब दीजिएगा बच्चों? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जी हाँ दोस्तों, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसी प्रकार यदि मैं पूछूं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? पेरिस में है, यानी फ्रांस में, पेरिस में, ठीक है। पेरिस एक शहर है, फ्रांस एक देश है, तो फ्रांस के पेरिस शहर में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है। हाँ जी इसी प्रकार कभी कभी WHO के बारे में भी पूछ लिया जाता है बच्चों, तो जल्दी से बता दीजिए WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो कि एक देश है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा देश है। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो है WHO का मुख्यालय है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये WHO इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल आपको मालूम है कोरोना का सेकेंड वेव आया था, तो उसमें जो है WHO की तरफ से कई सारे जो है गाइडलाइंस वगैरह दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे, है ना। तो जल्दी से बता दीजिए WHO का स्थापना कब हुआ था? ये भी याद रखना है आपको, कब हुआ था स्थापना? देखिए मुख्यालय तो जेनेवा में है, लेकिन स्थापना कब हुआ था WHO का? हाँ जी तो कब हुआ था याद रखना है बच्चों, 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO का स्थापना हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 3 मार्च, 7 अप्रैल, 8 मई या एक ऑप्शन मैं और ऐड करना चाहता हूँ 4 फरवरी। जी हाँ दोस्तों जल्दी से बताना है विश्व कैंसर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है 4 फरवरी देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये दिया गया जो 4 ऑप्शन है इसमें गलत दिया गया है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब देखिए बात करेंगे 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय तट रक्षक बल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट 3 मार्च, तो 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाँ जी अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यदि मैं आपसे पूछूं 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो क्या जवाब देंगे आप लोग? 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
हाँ जी, याद रखना है। अब देखिए 8 मई, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सा? 7 अप्रैल और एक 8 मई, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, पिन कोड में तीसरा अंक क्या दर्शाता है? देश, राज्य, जिला, शहर, बताइए। यानी व्हाट डज द थर्ड डिजिट इन द पिन कोड रिप्रेजेंट? यानी पिन कोड में जो तीसरा अंक है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज़ दर्शाता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन सी, देन आपका आंसर सही है। तो ये जिला को दर्शाता है, ठीक है। हाँ जी, जिला को दर्शाता है पिन कोड में तीसरा अंक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी विच इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, अरबी, बता दीजिए। कौन सी भाषा विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों, चीनी भाषा जो है, चीन की भाषा है चीनी। तो ये चीनी जो भाषा है ना, ये विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और इसी चीनी भाषा को एक और नाम से जानते हैं, मंदारिन, ठीक है। इसको मंदारिन भी कहते हैं। तो कभी कभी चीनी ना देकर आपको ऑप्शन में मंदारिन भी दिया जा सकता है। तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिनी है, ये चीनी भाषा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा देखिए, बात आई है स्टूडेंट भाषा की। तो यदि मैं आपसे पूछूं भाषा जो है किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? बताइए, भाषा जो है किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? भाषा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? बताइए, भाषा जो है ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो बच्चों क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? वेरी गुड, तो ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो भाषा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इसे भारत के मसालों का बाग कहा जाता है। बच्चों, किस राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है? किस राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? केरल, चेन्नई, लखनऊ, पुणे। यानी इट इज़ कॉल्ड द गार्डन ऑफ स्पाइसेस ऑफ इंडिया। जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और कई बार मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी केरल, देन आपका आंसर सही है। तो मसालों का बगीचा या मसालों का बाग किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। बात आई है केरल की, ध्यान से सुनिएगा, बात आई है केरल की। तो अगर मैं पूछूं केरल का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? केरल का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो केरल का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है बच्चों? तो याद रखना है, ये कोच्चिन बंदरगाह है। कौन सा? कोच्चिन बंदरगाह है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ठीक इसी प्रकार कभी कभी पूछ लिया जाता है, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? बताइए, तो कथकली जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना है केरल का ही है, ठीक है। केरल का ही ये शास्त्रीय लोक नृत्य है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है बच्चों, इडुक्की परियोजना। जी हाँ दोस्तों, इडुक्की परियोजना भारत के किस राज्य में है? इडुक्की परियोजना भारत के किस राज्य में है? बताइए, इडुक्की परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये भी केरल में है, आपको याद रखना है। या फिर कभी कभी ये भी पूछ लेता है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? लिटरेसी रेट किस राज्य की सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक में कौन आ जाता है? केरल आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, साक्षरता दर सबसे अधिक, तो भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यह है केरल की। अगर मैं आपसे ये पूछूं किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, क्या जवाब दीजिएगा? बोलिए तो। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम है, बताइए। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये राज्य है अपना बिहार, ठीक है। हाँ जी, तो ये बिहार राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, यानी लिटरेसी रेट सबसे कम है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, भारतीय झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? हरा, नीला, लाल, केसरी। यानी विच कलर इज ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग ऑफ इंडिया? यानी भारतीय झंडे में
सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है वो कौन सा होता है? बिल्कुल फास्ट प्रत्येक स्टूडेंट जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। हाँ जी, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, भारतीय झंडे में जो सबसे ऊपर वाला रंग होता है वो कौन सा रंग होता है? केसरी होता है। देखिए स्टूडेंट, बात आई है भारतीय झंडे की यानी राष्ट्रीय ध्वज की, तो एक दो क्वेश्चंस और बन जाते हैं। तो मुझे बताइए, तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बता सकते हैं? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, किसने तैयार किया था? तो ये किया था बच्चों पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पिंगली वेंकैया जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? बताइए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? तो याद रखना है 3:2 है। क्या है? 3:2 है, ये आपको बच्चों याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए तो मुझे, झंडे में इस्तेमाल किया जाने वाला जो सफ़ेद रंग होता है वो किस बात का प्रतीक होता है? बताइए तो, झंडे में इस्तेमाल किया जाने वाला जो सफ़ेद रंग होता है ना, वो किस बात का प्रतीक होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं? अगर मैं ऑप्शन देता हूँ, चलिए ऑप्शन देता हूँ, एक बलिदान हो गया, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन हो जाता है सच्चाई और विचारों की पवित्रता। चलिए, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। यानी मैं प्रश्न क्या पूछा, झंडे में जो सफ़ेद रंग इस्तेमाल होता है ना, वो किस बात का प्रतीक होता है? बलिदान का या सच्चाई और विचारों की पवित्रता का? बताइए। हाँ, बलिदान का या सच्चाई और विचारों की पवित्रता का। तो वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है? झंडे में जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो सफ़ेद रंग होता है वो किस बात का प्रतीक होता है? तो सच्चाई और विचारों की पवित्रता का। विचारों की पवित्रता का। ठीक है, हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, यानी हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू अटैक इंडिया? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जवाब देना है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? देखिए ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो बच्चों ये था मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बात करेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में, तो एक प्रश्न बन जाता है, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, किसने किया था? भारत पर आक्रमण 17 बार जो है लगातार किस शासक ने किया था? भारत पर 17 बार, जी हाँ दोस्तों, भारत पर 17 बार आक्रमण किस शासक ने किया था? तो याद रखना है मोहम्मद गजनवी ने किया था, और साथ ही साथ इसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब स्टूडेंट, बात करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। तो बच्चों, एक युद्ध हुआ था, आप लोग को मालूम होना चाहिए, तराइन का युद्ध। एक युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध। ठीक है, और इस बार जो ITI का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था, तो हो सकता है आपके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिले। ठीक है, तो बच्चों, तराइन का युद्ध जो है किन दो शासकों के बीच में हुआ था? तो आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। किसके? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो ये भी याद रखना है, 1191 ईस्वी में। ठीक है, तो तराइन का जो युद्ध हुआ था, दो युद्ध हुआ था। एक तो 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें जीता कौन? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है बच्चों जीत गए थे। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, वो भी इन्हीं लोगों के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें कौन जीता, कौन हारा बच्चों? जल्दी से बताइए तो। अच्छा, इसमें कौन जीता, मुझे ये बताइए, इसमें कौन जीता?
तो वेरी गुड। इसमें कौन जीता इस युद्ध में? तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया, यानी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, हराकर इनको मार भी दिया था। तो यही प्रश्न पूछा था कि बच्चों मोहम्मद गोरी ने किस शासक की हत्या की थी? तो बच्चों किसकी हत्या की थी? पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी। किस युद्ध में? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। और ये युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हाँ जी, तो याद रखना है। अब देखिए बात करेंगे स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो एक प्रश्न बन जाता है, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत लिख लीजिए, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था? हाँ, तो ये कौन था बच्चों? दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी थे। अब अगर मैं यही पूछूं, अब आपसे मैं ये पूछूं दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का पहला शासक कौन था, तो क्या आंसर दीजिएगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? ये तो अलाउद्दीन खिलजी ये दूसरे शासक थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पश्चात कौन शासक बना? बहादुर शाह, नादिर शाह, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय? जल्दी से बताइएगा, हु बिकेम द रूलर आफ्टर औरंगजेब? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी बहादुर शाह, देन आपका आंसर सही है ना। तो देखिए बच्चों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग बता सकते हैं? तो कौन था बच्चों मुगल वंश का संस्थापक? बाबर थे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। इसके बाद कौन आए? इसके बाद हुमायूं आए। ठीक है, इसके बाद कौन आए? अकबर आए। ठीक है, और इसके बाद कौन आया? जहांगीर आए। ठीक है, और जहांगीर के बाद कौन आया बच्चों? शाहजहां आए। ठीक है, और फिर शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब आया। ठीक है, और फिर औरंगजेब के बाद अंतिम शासक कौन आया बच्चों? तो ये बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर आए। ठीक है, तो ये क्रम जो है आपको याद रखना है। क्या? मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, उनके बाद हुमायूं आए, उनके बाद अकबर, उनके बाद जहांगीर, उनके बाद शाहजहां, उनके बाद औरंगजेब, और लास्ट में यानी अंतिम शासक कौन था मुगल वंश का? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यानी विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? मंगल, शुक्र, अरुण, बृहस्पति? बिल्कुल फास्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है इस प्यारे से क्वेश्चन का। किस ग्रह को, किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहते हैं? वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन ए, देन आपका आंसर सही है। तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहते हैं। बात आई है मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बताइए, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं बच्चों? कितने सैटेलाइट हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं बच्चों? 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, याद रखना है। कौन से हैं वो दोनों? तो एक है बच्चों फोबोस और एक है डिमोस, याद रखना है। एक है फोबस और एक दूसरा जो है वो कौन है? डिमोस, या इसको डाइमस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद रखना है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, कौन कौन से? फोबस और डाइमस। इसको फोबोस और डिमोस भी कहते हैं, कहीं कहीं बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब स्टूडेंट यदि बात किया जाए शुक्र ग्रह की यानी वीनस की, तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन से किस ग्रह को जानते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये सब किसको कहा जाता है? ये सब जो है बच्चों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन हो गया, भोर का तारा हो गया, या कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का यानी सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताइए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो भी जो है आंसर क्या होगा? शुक्र ही होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो बृहस्पति ग्रह जो है ना, ये सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पूछा जा सकता है कि भाई सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है बृहस्पति है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ये तत्व पृथ्वी के क्रोड में उपस्थित है, यानी दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द अर्थ। जल्दी से बताइए कौन सा एलिमेंट जो है पृथ्वी के क्रोड में स्थित है। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, निकल, मैग्नीशियम। बिल्कुल फास्ट आंसर करना है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कौन सा एलिमेंट पृथ्वी के क्रोड में उपस्थित रहता है? वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन सी यानी निकल, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को याद कर लेना है। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, प्रत्येक देशांतर रेखा की 15 डिग्री के लिए समय में अंतर हो जाता है। कितने मिनट का? 30 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का या 60 मिनट का? यानी द डिफरेंस इन टाइम फॉर इच 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड बिकम्स। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, प्रत्येक देशांतर रेखा की 15 डिग्री के लिए समय में अंतर कितने का हो जाता है? तो देखिए बच्चों, एक चीज़ मुझे बताइएगा, 1 डिग्री जो है ये कितने मिनट के बराबर होता है? 1 डिग्री ये 4 मिनट के बराबर होता है। तो आप ही बताइए ना, 15 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा? तो 15 चौके 60। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है स्टूडेंट, आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 60 मिनट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी समय में अंतर कितने का होगा? 60 मिनट में होगा। 60 मिनट में जो है समय का अंतर होगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पुस्तक छापने वाला कौन सा प्रथम देश था? यानी पुस्तक छापने वाला कौन सा देश प्रथम था? स्वीडन, इंग्लैंड, चीन या भारत? बताइए, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट अ बुक? बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर देना है। प्रत्येक विद्यार्थी का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना। और आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो पुस्तक छापने वाला कौन सा प्रथम देश था? तो ये चीन था। ठीक है, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि कागजी मुद्रा, जी हाँ दोस्तों, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? तो ये भी याद रखना है, ये भी कौन था? चीन ही था, चीन। ठीक है, हाँ जी। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? चीन था। या पुस्तक छापने वाला प्रथम देश कौन था? ये भी चीन ही था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए? फ्रांस, जापान, जर्मनी या ग्रीस? यानी इन चारों में से बताना है सबसे पहले जो ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट बताना है। वेयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस? आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे बच्चों? वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो ये कहाँ हुआ था बच्चों? एथेंस की राजधानी ग्रीस में। कहाँ हुआ था? एथेंस की राजधानी ग्रीस में हुआ था। कब हुआ था ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए स्टूडेंट, बात आई है ओलंपिक की। तो जो 2020 में ओलंपिक खेला जाना था, लेकिन वो कोरोना के चलते नहीं खेला गया। कब खेला गया? 2021 में खेला गया था। तो वो जो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था बताइए? 2020 में खेले जाने वाला ओलंपिक 2021 में खेला गया। ये कहाँ खेला गया? ये किस देश में खेला गया बच्चों? तो ये जापान के टोक्यो शहर में खेला गया। ठीक है, याद रखना है, ये जापान के टोक्यो शहर में खेला गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा देखिए, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। देखिए 2024 में जो ओलंपिक होगा ये कहाँ होगा? 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, बता सकते हैं आप लोग? बताइए तो 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा? हाँ जी, तो कहाँ होगा बताइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा, क्योंकि पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए, अभी जो 2020 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था जापान के टोक्यो शहर में। लेकिन 2024 में जो ओलंपिक खेला जाएगा वो कहाँ होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? कंबोडिया, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया? बिल्कुल फास्ट आंसर करना है स्टूडेंट। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तो वेरी गुड, ये कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया में है, याद रखना है। और ये कौन सा मंदिर है बच्चों? अंकोर वाट का मंदिर है। कौन सा है? लिख लो इसको, अंकोर वाट। ठीक है, हाँ, अंकोर वाट का मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। और ये विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है, ये भी याद रखना है,
ये विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं इंडिया का यानी भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर है और ये भी विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। तो ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कनाडा यानी कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है बच्चों? शेर, गुलाब, ईगल या मैपल लीफ? यानी व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ कनाडा? बताइएगा बिल्कुल फास्ट, फुल फास्ट सभी स्टूडेंट जवाब देंगे। वेरी गुड, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? मैपल लीफ है, ठीक है, मैपल लीफ, ये याद रखना है। बात करेंगे शेर जो है ये कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो बच्चों ये है बेल्जियम, बेल्जियम जो कि एक देश है ना। तो बेल्जियम देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? शेर है। बात करेंगे गुलाब, तो गुलाब का फूल ये किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ईरान का, ठीक है, ईरान, ठीक है, ईरान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? गुलाब है, ठीक है। हाँ जी, बात करेंगे ईगल, ईगल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो यह है सूडान का, ठीक है, सूडान का। चलिए अब बात करते हैं अपने देश के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? बिल्कुल फास्ट, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है स्टूडेंट? जवाब दीजिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? अशोक चक्र, ठीक है। हाँ जी, अशोक चक्र, ठीक है। और बात करेंगे स्टूडेंट बांग्लादेश के बारे में। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पड़ोसी देश है ना। हाँ, तो जल्दी से बताइएगा बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये है बच्चों वाटर लिली, एक बार आ रखा है शायद ITI के एग्ज़ाम में, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वाटर लिली है, याद रखना है, ठीक है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? वाटर लिली। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, वाटर लिली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? यानी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? वाइल को, एडम स्मिथ को, स्मॉली को या ड्यूमान को? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी यानी एडम स्मिथ, देन आपका आंसर सही है। अब देखिए बच्चों, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेल्थ ऑफ नेशन, एक पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है बच्चों, वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक के रचयिता कौन है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना है एडम स्मिथ जी के द्वारा ही लिखी गई है। अब देखिए यहाँ से अगर ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तब क्या जवाब दीजिएगा? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बच्चों कौटिल्य, याद रखना है, कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनके 3 नाम हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, 1 क्विंटल किसके बराबर है? जी हाँ दोस्तों, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 1 टन या 100 ग्राम? जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी 100 किलोग्राम। तो याद रखना है 1 क्विंटल जो है ये बराबर होता है 100 kg के, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ? यानी व्हेन डिड द जालियांवाला बाग ट्रेजेडी हैपन? देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो कब हुआ था? 1919 में, 1906 में, 1940 में, 1947 में। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट प्रत्येक स्टूडेंट जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन ए, देन आपका आंसर सही है। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल
1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और इसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। प्रश्न पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, हाँ जी। अब बात करेंगे 1906 ईस्वी में, तो इसमें क्या हुआ था? कभी कभी पूछ लेता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग, जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? व्हेन डिड मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश? बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। बात करेंगे 1947 के बारे में, तो 1947 में जो है ना, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो एक प्रश्न बन जाता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता की प्राप्ति भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा ये कब पारित हुआ था? यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति कब मिली थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा? तो ये मिला था बच्चों 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, किसके उत्पादन के लिए कवक की आवश्यकता होती है? बटर मिल्क, योगर्ट, दही या बियर? यानी फंगी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, बताइए बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी यानी योगर्ट, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों, किसके उत्पादन के लिए कवक की आवश्यकता होती है? तो योगर्ट के उत्पादन के लिए जो है कवक की यानी फंगी की आवश्यकता होती है। और द स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है? यानी कवकों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बिल्कुल फास्ट। द स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, है ना? क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ये आपको ध्यान में रखना है, माइकोलॉजी। ठीक है, यानी कवकों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, बायोकॉन को किसने स्थापित किया? अरुण मायरा, आदि गोडरेज, किरण मजमूदार शाह या नूसली वादिया? हु फाउंडेड बायोकॉन? बता दीजिए जल्दी से, बायोकॉन को किसने स्थापित किया था? हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो किसने स्थापित किया था? कौन इसके फाउंडर थे? तो किरण मजमूदार। ठीक है, किरण मजमूदार शाह जी थे। ठीक है, तो बायोकॉन को किसने स्थापित किया था? किरण मजमूदार शाह जी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? देखिए बच्चों, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड या यूएसए? बता दीजिए जल्दी से, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, मैंने कुछ देर पहले बताया था। तो वेरी गुड, कहाँ है? तो ये फ्रांस के पेरिस शहर में है। कहाँ है? फ्रांस के पेरिस शहर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस शहर में है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? तो स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। ये भी फिर से मैं बता दिया, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित था? देखिए बच्चों, ये जो नीरव मोदी है इसका संबंध किस व्यापार से है, यही आपको बताना है। और देखिए बच्चों, ये जो पेपर मैं करवा रहा हूँ ये पैरामेडिकल 2018 का पेपर है। ठीक है, और यही पेपर मैंने भी दिया था। बिल्कुल यही बच्चों, यही क्वेश्चन था। 2018 का पेपर है ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग उपकार पब्लिकेशन, जी हाँ दोस्तों, उपकार पब्लिकेशन का प्रीवियस पेपर को सॉल्व कीजिए। बहुत ही रियल क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चंस दिए गए हैं उस प्रीवियस पेपर में, है ना। तो उपकार का कीजिएगा, तो उसमें जो है 90% क्वेश्चन जो है रियल दिया गया है, रियल। बाकी यूनिक अरिहंत उसमें रियल नहीं है, उसमें सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, हाँ जी, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए, नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित था?
यही आया था मेरे एग्जाम में क्वेश्चन, ये भी आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद था, 4-5 क्वेश्चन याद थे मुझे। एक था जालियांवाला बाग हत्याकांड वाला आया था, एक नीरव मोदी, क्योंकि बहुत समय ना हो गया है जी, 2 से 3 साल हो गया, तो मुझे कुछ क्वेश्चन याद है बच्चों कि एक नीरव मोदी वाला था, एक जालियांवाला बाग हत्याकांड वाला था, एक मंदिर वाला था कि विश्व का सबसे बड़ा। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए थे ना, वो सभी क्वेश्चन मेरे 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। हाँ जी, तो जल्दी से बता दीजिए नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित था। तो वेरी गुड, इनका संबंध था बच्चों हीरे से, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चर्चित भी थे उस समय, है ना। यानी ये क्या किया था, भारत का पैसा लेकर ना विदेश भाग गया था, ठीक है। हाँ, तो इसका संबंध किस चीज़ से था, किस व्यापार से था, हीरे से संबंधित था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है मलेरिया किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक, यानी मलेरिया इज कॉज्ड बाई। जल्दी से बताइएगा मलेरिया किसके द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा होता है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। हाँ जी, अब बात करेंगे मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। बताइए मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। तो ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। किसके, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है हड़प्पा का प्रसिद्ध शहर ये किस नदी के किनारे पर था। रावी नदी, सतलज नदी, हिंडोन नदी, गंगा नदी। बताइए हड़प्पा का जो प्रसिद्ध शहर था ये किस नदी के किनारे पर बसा था। बताइए। तो बच्चों आप सभी जानते हैं ये रावी नदी के किनारे पर बसा था, ठीक है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे रावी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो ये हिमाचल प्रदेश में हिमालय से निकलती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में हिमालय से निकलती है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है किसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो बाद में BHU बनी। बताइए मदन मोहन मालवीय या मदारी पाशी या एनी बेसेंट या MG रनाडे। यानी हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज विच लेटर बिकेम BHU। बिल्कुल फास्ट, हाँ जी बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन ए यानी मदन मोहन मालवीय, देन आपका आंसर सही है। तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई जो बाद में BHU बन गई, ठीक है। अब देखिए बात आई है एनी बेसेंट की। तो भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपको याद रखना है कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये एनी बेसेंट जी थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।